हेलो फ्रेंड्स आज हम कैप्री ग्लोबल करके एक फाइनेंस सेक्टर से कंपनी है, ये बेसिकली एनबीएफसी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इसको किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना लें। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका बिजनेस मॉडल। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो ये बेसिकली एनबीएफसी लेंडर है, ये बैंक नहीं है। और इसका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि इसके ना 4 वर्टिकल्स हैं जो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू के। एक तो है एमएसएमई का लोन हो गया, और दूसरा आपका गोल्ड लोन हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन हो गया, और कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग हो गया। मतलब कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज होती है उसको ये फाइनेंस करती है। तो फ्रेंड्स, अब देखना ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक्चुअली क्या हम कैसे हमारा इंटरेस्ट गया और क्यों हम ध्यान दे रहे हैं, क्यों इस कंपनी को हमने इतना डिटेल में पढ़ा। देखिएगा, कैप्री ग्लोबल जो है वो आज से इसे साल 2 साल पहले मतलब पूरा बेसिकली एमएसएमई को ही लोन देती थी। मतलब वही है ना कि कुछ कुछ मतलब एमएसएमई जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको छोटे जो शॉप ओनर्स हैं, जैसे कुछ कोलेटरल रखवा लिया, कुछ मॉर्गेज रखवा लिया, तो उनको लोन देती थी, जिनको भी वर्किंग कैपिटल के या अदर इनकम के लिए जो भी लोन लगता था। तो अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना इसमें एक प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ और ये गोल्ड लोन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुए। और तो क्यों, क्या रीजन था उसका? क्योंकि एमएसएमई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो इनका यील्ड है, जो ये इनको अर्न कर रहे थे, ये अराउंड 15% के आसपास था। और अभी जो गोल्ड लोन में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज की, अपना लोन बुक जो मेजर कंट्रीब्यूशन है अभी गोल्ड लोन से ही है, तो उसमें इनको 18 to 20% मिल रहा है। देखो, लास्ट ईयर जो Q3 में देखें FY24 में, तो एमएसएमई का लोन बुक अराउंड 35% कंट्रीब्यूट करता था, जो अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस क्वार्टर, लेटेस्ट क्वार्टर में Q3 FY24 में 25%, 24 to 25% के आसपास। और गोल्ड लोन जो था 2-3 साल पहले, तो मतलब 2 साल पहले तो हुआ ही नहीं करता था शायद ये। अभी लास्ट ईयर जो Q3 में FY24 में इसका था 18% था गोल्ड लोन का जो भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था। और अभी ये है 35% के आसपास, 34 to 35% के आसपास। तो देखो, तेजी से ग्रोथ आई है गोल्ड लोन में, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट मिक्स फेवरेबल रहा कंपनी के लिए, और कंपनी के मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए। मैं वो फाइनेंशियल्स आपको पूरा बताऊंगा। तो इसके बाद अब देखो, कुछ और डाटा पे बात करते हैं। कंपनी लास्ट मतलब 7-8 क्वार्टर से आप देखोगे, डाटा निकाल के देख लो, मतलब 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ग्रो करी, बहुत तेजी से ग्रो हुआ है इसका, पेस ऑफ ग्रोथ हुआ है जो। तो आप ब्रांच काउंट भी देखोगे तो इसके अराउंड 1066 ब्रांच काउंट हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर थे। लास्ट ईयर के Q3 में आप देखोगे FY24 में, तो 1919 ब्रांचेस थे, और अभी वो हो गए 1066। तो 147 नंबर्स, 147 मतलब ब्रांचेस ऐड हुई है पिछले ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें। और इस क्वार्टर में कंपनी ने बताया कि 69 ब्रांचेस करीब ऐड हुए। और अब हम कुछ फाइनेंशियल्स के देखते हैं, कंपनी का कैसे रहे फाइनेंशियल्स। और स्टाफ काउंट भी, हाँ देखो, स्टाफ काउंट भी बहुत मायने रखता है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, वो स्टाफ हायर कर रही है, तो ऐसे बैठा के फोकट का तो पैसा देगी नहीं। मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आप देखो, कई जो एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि ईपीएफओ की वेबसाइट से जाके चेक करते हैं कि इस कंपनी के स्टाफ काउंट कितना तेजी से बढ़ा, और इस नंबर ऑफ स्टाफ इंक्रीज हुए कि नहीं। जैसे बोला जाता है एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और ये सब में खर्चा करती हैं जब कंपनी अपना एक्सपेंड करती है अपना बिजनेस। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम स्टाफ काउंट देखें। ईपीएफओ की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं उसको। तो इसका स्टाफ काउंट 11,022 के आसपास रहा, वो भी 13% वाई ग्रोथ रही उसमें भी। और अब देखो, जो गोल्ड लोन ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो जो ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस से गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो बहुत तेजी से ग्रो किया है इन्होंने। मतलब एक ही सेम ब्रांच से ही बाकी बिजनेस भी होता है, जैसे एमएसएमई, गोल्ड या एक्सेट्रा, लेकिन जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं जो गोल्ड लोन बिजनेस में कैटर कर रही है, वो 776 हो गई, और पहले वो बहुत कम हुआ होती थी। मतलब 776 ब्रांचेस में अभी गोल्ड लोन ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए, अब हम इतना अपन डीप डाटा में नहीं जाते। अब सिंपल देखो, इसका ग्रोथ आई है अराउंड 55% के लोन बुक में ग्रोथ आया है।
तो ये इस क्वार्टर में भी 50% अबव और लास्ट क्वार्टर में भी आई थिंक लगभग ऐसा ही था, एग्जैक्टली मैं नंबर नोट नहीं कर पाया हूँ। और अब देखिएगा पैड ग्रोथ इसको मिला है 88% का ईयर ऑन ईयर। अगर आप हम कंपैरिजन करें तो हाईएस्ट एवर पैट रहा है इस क्वार्टर में 128 करोड़ का। मतलब सीधा सीधा देखो ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फंडा यही है फ्रेंड्स कि देखो होता क्या है, पहले कंपनी कोई भी अगर एक्सपेंशन प्लान बनाती है और उसके बाद फिर वो अपना कैपेक्स जो भी ब्रांचेस बैठाती है, एम्प्लॉय हायर करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, कैपेक्स होता है, प्री ओपेक्स होता है, जो जब तक वो ब्रांच मतलब अच्छे से रन करे और एक स्मूथ रनिंग में आ जाए तब तक तो एम्प्लॉय के खर्चे और ब्रांचेस के खर्चे लागू रहते हैं। उसके बाद जब वो प्रॉपर रन हो जाती, मार्केट में पता चल जाता है कि कंपनी आ गई है, उसके बाद वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करने लगती है, उसके बाद ही हमको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। मतलब सेल्स ग्रोथ तो है ही है बहुत जरूरी, लेकिन इससे हमको क्लियर ऑपरेटिंग लिवरेज जो मिली है, पैड ग्रोथ ज़्यादा आया है 88% से। तो मतलब सिंपल है, आप देखो अगर पैड ग्रोथ ज़्यादा है सेल्स ग्रोथ से, तो सीधा सीधा क्या होता है ना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हम बोल सकते हैं एकदम। पहले तो आप सिंपल ये समझ लो कि ऑपरेटिंग लिवरेज यही है कि पैड ग्रोथ ज़्यादा रही सेल्स से, तो वो मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। और जो मैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बता रहा था, मतलब जैसे इन्होंने ब्रांच एक्सपेंड की है और कैपेक्स कर दिया, मतलब फिर एक ओपेक्स भी होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और प्री ओपेक्स बोल लो या जैसे भी बोल लो। तो कंपनी एम्प्लॉय भी हायर की जब तक वो ब्रांच प्रॉपर रन करे जब तक। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी उसको उस समय रिवेन्यू मिल रहा होता है, जैसे 100 रुपए के आसपास का कोई रिवेन्यू मिल रहा है, तो उसका पैड ग्रोथ मान लो 10-20 रुपए है। उसके बाद जब वो तेजी से रन हो गई, जब रिवेन्यू बढ़ गया 130, 40, 50 रुपए का हो गया, तो सीधा सीधा वो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट होते हैं उस पर कंट्रोल अच्छा हो जाता है, कॉस्ट फिक्स हो जाते हैं हमारे। और जो भी सेल्स बढ़ती है 100 रुपए के ऊपर, मान लो 80 रुपए 90 रुपए फिक्स कॉस्ट हो गया, 100 रुपए पहले रिवेन्यू था, इस साल आया 120 या 30 रुपए, तो थोड़ा सा ही एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, फिक्स कॉस्ट हमारा सेम हो जाएगा। थोड़े बहुत जो एम्प्लॉय का कॉस्ट अगर बढ़ा उस 20-30 रुपए रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो सीधा सीधा पैट को कंट्रीब्यूट करता है। यही फंडा होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब बड़े इकोनॉमी में आप प्ले करते हो तो आपको सीधा सीधा पैट में दिखता है, वो पैट मार्जिन में, कि हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे खेल रहे हैं। अब देखो, अब एक चीज, ये चीज डेट पे भी लागू होती है कि होता क्या है ना कि जैसे हम डेट ले लेते हैं, कोई कंपनी बड़ा एक्सपेंड करने जा रही होती है, वो कोई डेट ले लेती है 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का, जो भी रहता है, 1000 या 2000 करोड़ का जो भी डेट ले लेती है। उसके बाद फिर डेट लेने के बाद होता क्या है कि कंपनी अपना लोन, मतलब अपना जो भी प्रोडक्ट लाती है कैपेक्स करती है, कैपेक्स करने के बाद फिर सेल्स ग्रोथ होती है, रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू बढ़ता है तो वो पैट मार्जिन्स में दिखता है, पैट मार्जिन्स में दिखता है, तो वो उसको पे करती है डेट को पे करने से हमको दिखता है कि हाँ भाई कंपनी में स्कोप है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रही है। और ये उल्टा कब पड़ जाता है, जब हम डेट ले लेते हैं और हमारे सेल्स ही नहीं होती, हमारे सेल्स ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सेल्स ग्रोथ नहीं हो पाती तो सीधा सीधा क्या होता है, डेट नहीं चुका पाता है आदमी, और ये सब चीजें होती है। तो अब हमको प्रॉब्लम्स, जैसे आप बोलोगे इतनी तेजी से ग्रो हो रही है तो फिर इसकी एसेट क्वालिटी भी वीक होगी। कंपनी 50-60% से ग्रो हो रही है, और तो एसेट क्वालिटी भी हम देखते हैं, अभी एसेट क्वालिटी पे भी आते हैं। तो और अगर सिंपल से कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि हमको लगता है कि यार कंपनी तेजी से ग्रो हो रही है, लेकिन इसकी मतलब हमको देखना है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आप अपने को क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। हमको ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब डाटा तो चेक करना है वो ठीक है, लेकिन एक लॉजिकल ब्रेन, एक सिंपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो सबसे पहले क्या होगा कि तेजी से अगर लोन बुक ग्रोथ हो रही है और पैट मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले कंपनी गाइडेंस रिड्यूस करेगी, क्योंकि उसको कलेक्शन इफिशिएंसी उसकी घट जाती है। कलेक्शन इफिशिएंसी घटेगी तो कंपनी रिवेन्यू घटाएगी, बोलेगी अगले क्वार्टर मेरा रिवेन्यू घटने वाली है। अगर जेन्युइन है मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी की है और ट्रांसपेरेंसी है, तो ये सब हमको देख के पढ़ के, मतलब कॉन कॉल पढ़ के ये
जज हमको करना पड़ता है इतना, फिर धीरे धीरे लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घटती है, तो ये सब ऐसे इश्यूज होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है, कंपनी अभी तक तेजी से ग्रो हो रही है, गाइडेंस भी दे रही है कि वो आगे ग्रोथ कर लेगी, तो हमको ट्रैक करते रहना है, सिंपल सा है। ट्रैक करते रहेंगे तो हमको समझ में आते जाएगा कि आगे बिजनेस में क्या हो सकता है, अभी क्या चल रहा है, बाकी पूरे इंडस्ट्री या सेक्टर में क्या चल रहा है। वैसे अभी मैं बता दूं, पूरे इंडस्ट्री की हालत ख़राब है। एनबीएफसी और फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ 2-4 कंपनियां, जैसे हमने एमरॉल्ड को कवर किया था, एफजी और एसबीएफसी का भी पेस ऑफ लोन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चलो अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं एसेट क्वालिटी के ऊपर। इसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा रहा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो Q4 में था अराउंड मेरे ख्याल से FY24 के 70% के आसपास, वो भी 58% हो गया। और नेट एनपीए हो गया 1%, जो लास्ट ईयर था Q3 में FY24 में 1.5%। तो सीधा सीधा देखो, हमको दिख रहा है एसेट क्वालिटी भी सही है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आरओई का नंबर चेक करो। आरओई का नंबर आप देखोगे लास्ट Q3 में FY24 में 7.3% था, और Q2 में FY24 में 9.8% था। अभी Q3 में 12.6% हो गया। तो मतलब कितना डायरेक्शन कितना अच्छा है आरओई का। और कंपनी गाइड भी कर रही है कि इसका मतलब नेट एनपीए इसका जो रहेगा वो मेंटेन रखेंगे 1% में। और एओएम ये बोल रही है FY27 तक मतलब 30,000 करोड़ के आसपास एओएम लेके जाएंगे। और दूसरा एक डाटा मैं आपको और बताना भूल गया, हाँ, आरओई का नंबर भी ये बोल रहे हैं कि 15-17% से ऊपर ही ले जाएंगी आने वाले समय में। और इसका एक दो वर्टिकल और है, जैसे कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसमें जो ये कंट्रीब्यूट करता है नॉन इंटरेस्ट इनकम में। मतलब ये अदर बैंक्स के लिए ये एज ए डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, जिनको कार वार लोन देती हैं, जो एचडीएफसी या अदर जो बहुत सारी बैंक है, तो उसमें इनको एक फीस मिलती है, उसको नॉन इंटरेस्ट इनकम में शो करते हैं। वो ज़्यादा तेजी से ग्रो नहीं है, 5% से ही ग्रो हुआ मात्र। और ये भी एक, हाँ, माइक्रो लैब वाले सेगमेंट में भी एंटर कर रही है। माइक्रो लैब मतलब बहुत छोटे टिकट साइज के एमएसएमई लोन ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी कोलेटरल के अगेंस्ट में, मॉर्गेज के अगेंस्ट में, जिसकी यील्ड बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो छोटा रहता है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, और मतलब उसकी यील्ड बेटर रहती है अगर टिकट साइज लो है तो खैर हम देखते हैं, हमको ट्रैक करते रहना है। अभी अभी हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया इस कंपनी को। तो फ्रेंड्स, ये था कैप्री ग्लोबल के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और कोई अच्छी ज़बरदस्त कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी के साथ। जय हिंद।